सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की मास्टर क्लास होने वाली है। मैं एक एक पॉइंट को कवर करने वाला हूँ, एक एक मतलब एकदम सिंपल वे में समझाने की, जितना सिंपल मुझसे हो सकता है मैं उतना सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन यार देखो, सबके अंदर एक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ना एक मिसकंसेप्शन होती है कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब क्या होता है, कैसा होता है, मतलब सब कुछ जानना, मतलब आपको जानने की जरूरत होती है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिना जाने से लोग कदम रख लेते हैं। इसके लिए सेबी की रिपोर्ट में ना 90% ट्रेडर जो है ना वो लूज खाते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं है कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्चुअल में क्या है, क्या मार्केट पे इम्पैक्ट। कोई भी भाई मैं देखता हूँ ना, कई कई सारे यूट्यूबर्स है, कई कई सारे जो इन्फ्लुएंसर है, वो भाई कभी कभी बोलते हैं भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई घंटा उनको कुछ नॉलेज नहीं है यार, वो बस अपना कोर्स बेच रहे भाई। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एक पॉइंट पे मतलब एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा, क्या है कैसे है। तो वीडियो को पूरा देखना। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उसकी टेंशन मत लेना है। देखो, आपको एक नॉलेज चाहिए, आपको एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए। आपको वीडियो से मतलब नहीं, वीडियो और बड़ी हो जाए तो मेरे को और अच्छा लगेगा, मतलब वीडियो और अच्छी बड़ी हो जाएगी तो, क्योंकि मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वीडियो में यार बने रहो, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। और हाँ, अगर चलते फिरते इस वीडियो को मतलब चलते फिरते इस वीडियो को मत देखना यार, कोई काम करते हो तो वीडियो मत देखना। जब जैसा कि आप इस खाली समय में एकदम फोकस करके एकदम अच्छे से तब वीडियो ये देखना, ऐसे ही चलते फिरते नहीं। अभी के लिए आप लाइक कर दो, अभी के लिए ये वीडियो लाइक कर दो और वॉच लिस्ट में डाल दो, वॉच लिस्ट में डाल दो। जब रात में या फिर कभी भी एकदम अच्छे से फोकस में एकदम अच्छे से बैठ के मेरी हर एक बात को हर एक अच्छे से मतलब जो भी पॉइंट बताऊंगा ना, आपको एकदम अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से उसे अपने मतलब प्रैक्टिकल करके भी देखना है भाई। समझ रहे हो। तो चलो यार, बिना बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन जानते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, फ्यूचर एंड ऑप्शन समझने से पहले, फ्यूचर एंड ऑप्शन को जानने से पहले अपने को ना कुछ पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। अब वो पॉइंट्स क्या है, देखो, सबसे पहला डेरिवेटिव। ठीक है, अपने को सबसे पहला समझना है कि डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, क्या है डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव क्या है, ये डेरिवेटिव क्या है, क्या लगता है आपको डेरिवेटिव। देखो, डेरिवेटिव ना, मैं आपको देखो, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट समझो। हाँ, क्या है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो पेपर पे सब लोग करते हैं ना, ऐसा एग्रीमेंट, यहाँ पे साइन इन करते हैं, जो भी एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डेरिवेटिव ना एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी और जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग असेस्ट पे आती है, अंडरलाइंग असेस्ट से होती है। अभी अंडरलाइंग असेस्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ किससे आती है। सबसे पहले समझना, अंडरलाइंग असेस्ट से आती है, इसकी वैल्यू ना इससे आती है। समझ रहे हो, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ, समझ रहे हो, एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसकी वैल्यू कैसे मतलब इसकी वैल्यू कैसे डिराइव होती है, इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू डिराइव कैसे होती है, समझ रहे हो। अभी इसकी वैल्यू डिराइव कैसे होती है, अंडरलाइंग असेस्ट से। अब ये अंडरलाइंग असेस्ट क्या है, डेरिवेटिव समझ गए ना। डेरिवेटिव आप समझ गए ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट, समझ गए ना। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू के मतलब कैसे डिराइव होती है, वो बात करते हैं। डेरिवेटिव समझे ना। अभी देखो, जो अभी डेरिवेटिव की जो ये कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वैल्यू कैसे डिराइव होगी, इसकी वैल्यू डिराइव होगी अंडरलाइंग असेट से। कैसे, अंडरलाइंग असेस्ट। अब ये अंडरलाइंग असेस्ट क्या है, ठीक है, अंडरलाइंग असेस्ट जैसे आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, आपका करेंसी हो गया, ठीक है, आपका स्टॉक्स हो गया, ठीक है, आपका स्टॉक्स हो गया। और फिर जैसे देखो, ये सारे के सारे एसेट्स है। ठीक है, स्टॉक, शेयर, करेंसी, कमोडिटी में जो भी आता है वो सारे एक ना, सारे के सारे जो भी है वो अंडरलाइंग असेस्ट है। क्या है, इनको अंडरलाइंग असेस्ट कहा जाता है। अब ये जो अंडरलाइंग का ये जो प्राइस है ना, मतलब जो भी इनकी वैल्यू होती है ना, जैसे कि गोल्ड की वैल्यू, शेयर की वैल्यू, स्टॉक की पर्टिकुलर किसी भी करेंसी की वैल्यू जो डिराइव होती है ना, जो मतलब इनकी जो वैल्यू होती है ना, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस करती है। क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। मतलब जो इनका प्राइस होगा ना, जो भी गोल्ड का, स्टॉक का, जिसका भी जो भी प्राइस होगा ना,
वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस उसी के हिसाब से होगा, उसी को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। जो मैंने आपको डेरिवेटिव बताया कि जो एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट का ना एक प्राइस, एक वैल्यू मतलब डिराइव होती है। अब वो वैल्यू कैसे डिराइव होती है, तो वो इन सब से होती है, गोल्ड, सिल्वर, जो भी है भाई, कमोडिटी, करेंसी, देन उसके बाद अपना स्टॉक्स, जो भी है उनकी वैल्यू से ही ये डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, मतलब उन्हीं से इन्फ्लुएंस होती है। समझ गए, अपन समझ गए ना। अभी देखो थोड़ा आगे से आप आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अपन बात करते हैं ना, अभी अपन बात करेंगे स्पेकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे, स्पेकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। अभी स्पेकुलेशन क्या होता है, ये देखो, अबे यार, अभी ये स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन ना देखो एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। स्पेकुलेशन क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है जो इन्वेस्टर या ट्रेडर को, मतलब इन्वेस्टर या ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। अभी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, मैं स्पेकुलेशन समझो, एकदम अच्छे से समझना। स्पेकुलेशन का मतलब होता है, स्पेकुलेशन का मीन है, ये स्पेकुलेशन एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। स्पेकुलेशन एक स्ट्रेटेजी है। अब ये स्ट्रेटेजी कैसी स्ट्रेटेजी है, ये जो इन्वेस्टर और ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, मतलब ना ये बेट लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। उनको कंपनी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, कंपनी के बायोडेटा से कुछ मतलब नहीं होता। इनको ना सिर्फ मार्केट ट्रेंड देखना पड़ता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, इनको ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। ये सिर्फ ना ये बोली लगाते हैं, ये बीट्स लगाते हैं, जैसा कि आप गैम्बलिंग बोलते हो, जुआ बोलते हो ना, वैसा बीट्स लगाते हैं लोग। ये स्पेकुलेशन ऐसे होता है, ये लोग बीट्स लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। समझ रहे हो, समझ गए ना स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है, स्पेकुलेटर क्या होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अभी अपन बात करते हैं ना, अभी अपन क्या बात करेंगे, अभी अपन बात करते हैं ना हेजिंग के बारे में, ठीक है। देखो अब हेजिंग क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं ना, धीरे अच्छे से समझते हैं हेजिंग क्या है, ठीक है। हेजिंग देखो अभी ये हेजिंग, हाँ, हेजिंग क्या है समझो। हेजिंग ना एक इन्वेस्टमेंट है, हेजिंग ऐसा इन्वेस्टमेंट है जैसा ना आपको रिस्क से बचाता है, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला है, एक स्ट्रेटेजी है, हेजिंग भी एक स्ट्रेटेजी, एक फॉर्मूला है जो आपको ना, मतलब जो आपका रिस्क होता है उसे कम कर देता है, आपको रिस्क होने से बचाता है, या फिर आपका रिस्क मतलब समझो, मतलब जो भी है ना, इसका एक काम है कि इसको रिस्क बचाना। अब ये कैसा रिस्क बचाता है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो एक फार्मर है, ठीक है, एक किसान है, समझो एक किसान है, एक फार्मर है, तो उसे मतलब उसकी गेहूं की फसल है, ठीक है, गेहूं की फसल है, समझ रहे हो, गेहूं की फसल है, और उसको मतलब उसको डर है कि जब तक मेरी गेहूं की फसल तैयार होगी, तब तक ना जो गेहूं का रेट है वो गिर जाएगा, समझ रहे हो, गेहूं का रेट गिर जाएगा। मतलब अभी अगर गेहूं का रेट 2500 रुपए है, मान लो 2500 रुपए है, ठीक है, तो किसान को डर है कि वो जब तक मेरा गेहूं तैयार होगा वो 2100 हो जाएगा या फिर 2200 हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ लो। उसके अंदर एक डर है, ठीक है, एक फार्मर के अंदर डर है। तो वो क्या काम करेगा, वो एक एग्रीमेंट करेगा, ठीक है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई अभी जो गेहूं का रेट है, ठीक है, अभी जो गेहूं का रेट है, इन फ्यूचर जब मेरा गेहूं का रेट तैयार हो जाएगा मैं उसी रेट में बेचूंगा, ठीक है। अगर अभी का रेट 2500 है, ठीक है, तो मैं इन फ्यूचर मैं आपको 2500 में ही दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आज का अगर रेट 2500 है तो मैं इन फ्यूचर आपको 2500 में दूंगा। ये इसने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने रिस्क को बचाने के लिए। अब इसको कोई टेंशन नहीं, इसने एक एग्रीमेंट ले लिया है, अगर बाद में भाई रेट बढ़ता है घटता भी है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने एग्रीमेंट किया है कि भाई उस टाइम पे रेट जो भी होगा मैं तुम्हें 2500 में ही बेचूंगा, चाहे उस समय रेट बढ़े चाहे घटे, ठीक है। अगर उस समय रेट बढ़ गया 2700 2800 हो गया तो भाई मतलब इसका घाटा नहीं है, दूसरे को बेच देगा। लेकिन जो एग्रीमेंट इसने किया है सिर्फ घटने पे किया। अगर इसका घटता है, मार्केट घटता है, ठीक है, अगर मार्केट का मतलब इसका गेहूं का रेट घटता है तो इसका प्रॉफिट रहेगा, समझ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट ये हेजिंग है,
अभी इसको शेयर मार्केट, थोड़ा सा शेयर मार्केट में समझाता हूँ क्या होता है हेजिंग, ठीक है। तो अभी ना अपन ना थोड़ा सा शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, शेयर मार्केट के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास रिलायंस का शेयर है, ठीक है। क्या है आपके पास, अरे यार, क्या है आपके पास, रिलायंस का शेयर है, ठीक है। आपके पास रिलायंस का शेयर है और आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो रिलायंस का शेयर का प्राइस है ना वो गिर जाएगा, ठीक है। आपको एक डर लग रहा है, आपने मतलब बहुत रिसर्च किया, आपको लगता है कि भाई मार्केट का प्राइस गिरने वाला है, तो मार्केट का प्राइस गिरने वाला है, अब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन आप रिलायंस का जो शेयर है ना वो बेचना भी नहीं चाहते, समझ रहे हो। आपको डर भी लग रहा है कि शेयर का प्राइस गिर जाएगा, लेकिन आप बेचना नहीं चाहते। क्यों बेचना नहीं चाहते, क्योंकि आप कंफर्म नहीं हो कि गिरेगा, सच में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन आपके अंदर एक डर है। अब उस डर को कम करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए, अगर मार्केट गिरता भी है तो उस रिस्क को कम करने के लिए अपन हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेजिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हेजिंग फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे अब इसमें, कि आपको डर लग रहा है गिरने का, तो आप ना एक पुट साइड का, पुट साइड मतलब जो, अगर पुट साइड जैसे कि जो मार्केट गिरने पे पैसा लगाते हैं, मार्केट डाउन साइड जाता है तो पुट साइड बोलते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसको पुट बोलते हैं, पुट ऑप्शन, ठीक है। तो आप ना एक पुट ऑप्शन खरीद लो, ठीक है, रिलायंस का पुट ऑप्शन खरीद लो। क्या खरीद लो, अबे यार, रिलायंस का ना एक पुट ऑप्शन खरीद लो, ठीक है। पुट ऑप्शन खरीद लोगे तो भैया अगर रिलायंस का शेयर गिरता भी है, ठीक है, अगर रिलायंस का शेयर गिरता भी है तो आपका, आपने जो ये पुट ऑप्शन खरीदा है ना, इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा, इससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट होगा ना तो रिस्क मैनेज हो जाएगा, ठीक है। हेजिंग का काम है रिस्क मैनेज करना। अगर जैसे मार्केट, आपने एक मार्केट बढ़ने पे पैसा लगाया, ठीक है, अब आपको डर लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो आपने दोनों तरफ पैसा लगा दिया। अब तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, तो आपका रिस्क कम हो गया, ठीक है। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि यार मार्केट गिर जाएगा तो डर लग रहा है, मार्केट ऊपर जाने का खरीदा था, लेकिन ना जब आपने दोनों खरीद लिया, भाई मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अपना तो प्रॉफिट होना है, हाँ ठीक है, अपना तो प्रॉफिट होना है। तो वही हेजिंग होता है कि अगर मार्केट, मतलब एक शेयर का प्राइस गिरने से बचाता है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मतलब शेयर का प्राइस यहाँ से यहाँ पे गिरने से बचा है, अगर गिरता भी है, ठीक है, गिरता भी है तो पुट ऑप्शन खरीद लो। जैसा कि अगर रिलायंस का शेयर गिरता भी है तो आपने जो पुट ऑप्शन खरीदा है ना, उससे आपका प्रॉफिट होता है, उससे आपका रिस्क कम हो जाता है, आप उससे रिस्क मैनेज कर लेते हो। समझ गए हेजिंग का क्या मतलब है। हेजिंग ना एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने रिस्क कम कर सकते हो, समझ रहे हो, रिस्क कम कर सकते हो हेजिंग से, समझ गए ना। हेजिंग क्या है, देखो एक एक पॉइंट को ना सिंपल वे में समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को कवर करते चल रहा हूँ। अगर आपको डाउट आ रहा है, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उस पर एक अच्छे से बताऊंगा हेजिंग क्या है, मैं हेजिंग पे एक अच्छे से डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आपको हेजिंग नहीं समझ में आ रहा है तो। अभी के लिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी अपन बात करते हैं एक और पॉइंट की जिसका नाम है लेवरेज, ठीक है। अभी ये लेवरेज क्या होता है, लेवरेज का क्या मतलब होता है, देखो लेवरेज का क्या मतलब होता है कि किसी भी छोटी चीज से, ठीक है, छोटी चीज से बड़ा कमाना, बड़ा मतलब बड़े चीज को हासिल करना, समझ रहे हो, बड़ी चीज को कैसा। अभी इन द शेयर मार्केट में आपको समझाता हूँ, लेवरेज क्या होता है कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको 5 लाख चाहिए। फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर दो ना तो आपको 5 लाख चाहिए। तो आपको ना मतलब जो ब्रोकर है ना वो आपको लेवरेज देगा, आपको मतलब 5 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा देगा, मतलब आप 6 लाख का शेयर खरीद सकते हो, मतलब छोटी चीज से बड़ी चीज हासिल करना, समझ रहे हो। आपको लेवरेज देता है 1 से 2 से 3 से 4 गुना 5 गुना लेवरेज। आपके पास 1 लाख है तो आपको 5 लाख और देगा, समझ रहे हो ना। मतलब अगर इन द शेयर मार्केट आप समझ रहे हो तो इन द शेयर मार्केट आपको पैसा बोरो करने का मतलब पैसा लेने का, समझ रहे हो, पैसा लेने का बात कर रहे हो मैं। आपके पास जैसा कि आपके पास 1 लाख है तो आप 5 लाख एक्स्ट्रा लोगे, तो जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी होगा, हाँ उस हिसाब से आपका रिस्क भी होगा, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, थोड़ा सा माइंड फ्रेश और माइंड खुल जाएगा आपको कि लेवरेज का क्या समझ, मतलब लेवरेज क्या हो रहा है, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। देखो तो मान लो यार आपके पास 100 रुपए है, समझो, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आपने 500 रुपया मतलब आपने 400 रुपया बैंक से लोन लेके, ठीक है, 400 रुपया बैंक से लोन लिया। अब ये जो बैंक से लोन लिया ना, मतलब छोटी चीज से आपको बड़ी चीज हासिल करनी है। आपने ये पैसा कैपिटल दोनों मिला के, ये दोनों हो गया 500, ठीक है। अभी आपने 500 इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपके पास 100 था लेकिन आपने 400 रुपया क्या लिया, लोन लिया, ये लेवरेज लिया, लोन लिया,
तो आपका टोटल कैपिटल अमाउंट हो जाता है 100 और 400 500, और फिर आपने 500 इन्वेस्ट किया, तो जो आपने इन्वेस्ट किया है ना, अब वो प्रॉफिट और लॉस उसी के हिसाब से होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से ही होगा। अगर आपने ये 500 इन्वेस्ट किया है ना, तो आपका मान लो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी 500 के हिसाब से होगा, 100 के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका लॉस भी हो रहा है, ठीक है, अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो इसी 500 के हिसाब से होगा, समझो। तो आपका अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसी 500 के हिसाब से ही लॉस होगा। अगर जैसे अगर आप, तो अभी लॉस होगा का क्या मतलब समझ लो कि आपने अगर 10% का लॉस किया, ठीक है, अगर आपने 10% का प्रॉफिट किया, 500 इन्वेस्ट करके 10% का प्रॉफिट लिया, तो कितना हुआ, 550 रुपया, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। तो इसमें जो ये 50 रुपए है, ये आपका पूरा प्रॉफिट है, ठीक है। आपको जो भी अभी देखो, जो ये आपने पैसा बोरो किया है, लोन पे लिया है, तो उसका तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको उसका ट्रांजेक्शन चार्ज सब कुछ देना पड़ता है। वो सब काटने के बाद मतलब इसमें से आपका जो ये प्रॉफिट होगा, ये 10% आपने प्रॉफिट बनाया, मतलब 50 रुपया प्रॉफिट बनाया, ठीक है, पर शेयर की बात करो, पर शेयर की बात आपने 50 रुपया प्रॉफिट बनाया। तो ये जो 50 रुपया प्रॉफिट है, ये 500 के हिसाब से हुआ है। अगर 100 रुपया आप इन्वेस्ट करते, अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते, तो अगर आपको 10% करते तो आपका 10 रुपया प्रॉफिट होता। 100 रुपए का 10% कितना, 10 रुपया हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपका 10 रुपया प्रॉफिट होता, 10 रुपया। लेकिन आपने लोन लेके 500 रुपया इन्वेस्ट किया, जिससे आपका प्रॉफिट बड़ा हो गया, समझ रहे हो। आपके पास था कैपिटल 100 रुपया, लेकिन आपने बोरो 400 रुपया और किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, उसकी वजह से ना आपको 10% निकाला आपने, और उसकी वजह से आपका 50 रुपया, मतलब 50 रुपया फायदा हो गया। अब वही आपके कैपिटल से होता तो 10 रुपया होता, समझ रहे हो। तो ये लेवरेज का मतलब है, आपको ना पैसे दिया जाता है, बोरो किया जाता है। हाँ, इसका रिस्क भी होता है भाई, उतना रिवॉर्ड मतलब रिस्क भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आपने लिया। अभी इसी का मान लो, अभी ये 100 रुपये, अभी मान लो 500 रुपए का 10 रुपया, 10, अगर मैं 10% मान से, अगर आपने ये इन्वेस्ट किया है, अगर आपका लॉस हो गया होता तो कितना होता, 450। अबे यार, तो कितना होता, 450, ठीक है, 450 होता, समझ रहे हो, 450 होता। अभी ये 450 में से ना आपको 400 इसे भी देना है, ठीक है, आपको जो आपने जो लोन लिया है भाई, उसको भी पैसा वापस करने का है, उसका भी पैसा वापस करने का है। तो अभी आपका प्रॉफिट, अभी आपका लॉस कितना हुआ, 50 रुपया। इसको इंटरेस्ट भी जो आपको देना है, वो तो बात ही अलग है, इंटरेस्ट देना है, मेंटेनेंस चार्ज देना है, वो सब अलग की बात है। लेकिन जो आपने इसे पैसा दिया है, जो इसे आपने, जिससे आपने पैसा आपको वापस दे दिया, तो अभी आपका कितना हुआ, 50 रुपया लॉस। 50 रुपया प्लस ब्रोकरेज मिला के ना, ये जो 100 रुपया है ना, ये भी चले जाएगा आपका, समझ रहे हो। लेवरेज का मतलब होता है छोटी चीज से बड़ी चीज लेना, लेवरेज का मतलब लोन लेना, ठीक है, समझ रहे हो। आपके पास कम कैपिटल है तो आप बड़े कैपिटल में ले सकते हो। लेवरेज क्लियर हो गया, समझ गया लेवरेज, ठीक है। अब बात करते हैं, लेवरेज समझ गया ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलो अब बात करते हैं यार मेन टॉपिक की, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे होता है, समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। अब इसको समझने में मजा आएगा, क्योंकि अभी तक जो आप मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो अगर वो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन समझना आपके लिए एकदम मक्खन जैसा है, समझ रहे हो, एकदम मक्खन है। तो चलो शुरू करते हैं यार, बिना किसी के तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी अपन देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, अपन एक एक को समझते हैं, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही अलग चीज है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही अलग चीज है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक एक समझते हैं। फ्यूचर सबसे पहले अपन समझते हैं, क्या समझते हैं अपन, फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर अभी फ्यूचर सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है, भविष्य। सही है यार, फ्यूचर का मतलब भविष्य ही होता है भाई। अभी देखो, अभी इसकी बात में अभी आपको ऐसा बात करता हूँ, देखो समझो, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, दिमाग खोल के समझना, हाँ, बंद करके मत समझना, एकदम सिंपल है यार, मक्खन है। अगर आपने जो टॉपिक समझा, अगर समझ में आ गया तो एकदम सिंपल है। देखो समझो, फ्यूचर का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, फ्यूचर का मतलब होता है, फ्यूचर एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट एक डेरिवेटिव, जैसा मैंने पिछले पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कवर किया, डेरिवेटिव एग्रीमेंट। तो फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, फ्यूचर एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें आप फला 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 लिख के, ठीक है, जिसमें आप क्या लिखते हो, उस एग्रीमेंट में आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो बताओ, मैं बताता देखो उस एग्रीमेंट में आप क्या लिखते हो, उस एग्रीमेंट पे आप ये लिखते हो कि किसी भी चीज को, ठीक है, कोई भी चीज हो,
मैं एक पर्टिकुलर डेट को, एक स्पेसिफिक डेट को, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है, एक जो प्राइस है, एक प्राइस मतलब एक जेन्युइन प्राइस पे, जो भी प्राइस इस समय चल रहा है, एक स्पेसिफिक प्राइस जो आपकी इच्छा है, उस प्राइस पे उस दिन पे मैं खरीदूंगा या बेचूंगा, ठीक है। ये फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट है जिसमें आप एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक पर्सन से एक स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है, बेच या खरीद रहे हो, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो, एकदम एग्जांपल देता हूँ, उसी को समझो पहला। अभी एक एग्जांपल ऐसा है कि मान लो यार आपके पास, नहीं, मान लो आपको एक गाड़ी खरीदनी हो, ठीक है, एक आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। क्या खरीदनी है? गाड़ी। भैया हमको कार लेनी है, कार कैसा बनता है ऐसा? आपको एक कार लेना है, ठीक है। अब आपको कार लेना है, आप एजेंसी, आपके पास लेकिन इस समय पैसे नहीं है, ठीक है, मतलब इस समय कम पैसे, अगर मान लो 10 लाख की कार है, ठीक है, ये 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख की कार है, समझो, एकदम सिंपल वे में समझो, ठीक है, ये 10 लाख की कार है और आपको कार लेना है, तो आप एजेंसी में जाते हो, आप उससे बात करते हो, तो वो बोलता है आपको ये 10 लाख की कार है सर। फिर आपको मतलब आपके पास उस समय 5 लाख रुपए होते हैं, ठीक है, उस समय आपके पास पूरा अमाउंट ना होने की वजह से आप वो कार खरीद नहीं पाते, ठीक है। एजेंसी पे पूछते हो तो वो बोलता है मैं भाई मेरे 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है सर, आपको ये 10 लाख की पड़ जाएगी, लेकिन अपने जेब में 5 लाख है, ठीक है। अब लेकिन ना आपको एक अंदर से खबर है, आपको किसी ने बताया है कि कोई आप मतलब कोई टैक्स डिपार्टमेंट में आप कोई काम करता है, कोई टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आपको आपका दोस्त कोई काम करता है, तो आपको एक उड़ती खबर आई कान में कि भाई अगले महीने ये जो गाड़ी का दाम है ना, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, उसका टैक्स बढ़ जाएगा, जिस वजह से उस गाड़ी का दाम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? उस गाड़ी का दाम बढ़ जाएगा। अभी दाम बढ़ जाएगा तो उसको एक डर है कि यार अभी जो 10 लाख की गाड़ी है वो भाई 12 लाख की हो जाएगी, 11 लाख की हो जाएगी, तो उसको डर है, उसके अंदर 5 लाख है, तो वो अभी वो मतलब वो गाड़ी उसको 10 लाख में ही चाहिए, ठीक है। अभी करंट प्राइस 10 लाख है, लेकिन उसको डर है कि एक महीने बाद प्राइस बढ़ जाएगा, कोई ऐसी न्यूज आ गई जिसकी वजह से टैक्स बढ़ाना पड़ गया, ठीक है। उसके दोस्त ने बोला भाई अगले महीने देख टैक्स लगने वाला है और गाड़ी का दाम है ना तेरा बढ़ जाएगा। तो भाई वो फिर एजेंसी पे जाता है, वो क्या करता है, फिर एजेंसी पे जाता है, उसको खबर है, ठीक है, उसके पास जो 5 लाख अमाउंट है वो लेके जाता है, ठीक है। अभी वो एजेंसी वाले से क्या बोलता है, भाई देखो मेरे को ये कार लेनी है, ठीक है, मेरे को ये कार लेनी है, अभी तुम बताओ, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं ये कार कब, मेरे को अभी नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को अगले 2 महीने बाद चाहिए, ठीक है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद चाहिए, मैं पूरा अमाउंट उसी टाइम पे करूंगा, लेकिन अभी मेरे को एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब्सक्रिप्शन क्या चाहिए? एक एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है। अभी जो प्राइस है वो आप मेरे को 1 महीने बाद दोगे, जैसा कि मैंने आपको किसान वाला एग्जांपल दिया था। समझ रहे हो? समझो कि अभी जो गाड़ी का प्राइस चल रहा है, ठीक है, मैं एक एग्रीमेंट बनाता हूँ, ठीक है, सामने वाले एजेंसी के पास जाता हूँ, एजेंसी वाले से एक एग्रीमेंट बनाता हूँ कि भाई अभी जो गाड़ी का प्राइस चल रहा है, मेरे को 1 महीने बाद भाई मेरे को उसी दाम पे गाड़ी चाहिए, ठीक है। अभी ये जो एग्रीमेंट है, मैंने जैसा बताया कि फ्यूचर एक एग्रीमेंट है, तो इस एग्रीमेंट में इसने क्या लिखा एजेंसी पे कि भाई मेरे को एक स्पेसिफिक डेट पे, मतलब अगले महीने के किस तारीख पे आपको गाड़ी लेने का है, समझ रहे हो, किस स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पे, किस प्राइस पे मेरे को गाड़ी चाहिए। अगर अभी 10 लाख की है तो मेरे को 10 लाख की चाहिए, चाहे गाड़ी बढ़े या घटे, उसका दाम बढ़े या घटे, समझ रहे हो, प्राइस पे चाहिए, ठीक है। और आपसे ही चाहिए भैया, एजेंसी पे ही चाहिए, ठीक है, आप ही से चाहिए, गाड़ी का दाम बढ़े, तो फिर ये एग्रीमेंट करता है, उस एग्रीमेंट पे फिर साइन करता है और उस एग्रीमेंट का एक प्रीमियम देता है, इसकी एक वैल्यू देता है। भाई देखो कोई भी आप पेपर पे लिख के, अब ऐसा तो है नहीं कि एक पेपर पे लिख के दे दो भैया मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए और जाके एजेंसी पे दे दो, वो तुरंत मान जाएगा। भाई इसका एक प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। तो सामने वाला एजेंसी वाला भी बोलता है भाई सर आपको अगर ये गाड़ी चाहिए तो इसका एक आपको छोटा सा अमाउंट मेरे को देना पड़ेगा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का
प्रीमियम होगा। प्रीमियम क्या होगा भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा, ठीक है, जिस वजह से उसको भरोसा होगा। आजकल पेपर पे भरोसा नहीं होता, पेपर के पीछे का भरोसा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा टॉपिक में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, समझो। जो आपको पैसों की नोट भाई, जो आपको मैं बताता हूँ, रुको, मेरे पास नोट है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी मेरे पास ये 200 का नोट है, ठीक है, 200 का नोट है, देख लो। हाँ, ये क्या है, ओनली पेपर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई, अगर मार्केट में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बाबा ये 200 रुपए है, ये मेरे को 200 रुपए का सामान दो, तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा बाबा ये 200 का है, ये 200 का नोट है। बाबा देख के पता नहीं चलता है कि ये 200 का नोट है, समझ रहे हो, देख के कोई फायदा नहीं है भाई। मैं भी एक पेपर में 200 लिख के दे दूं तो वो 200 हो जाएगा, नहीं होगा ना, समझ रहे हो, समझो यार, देखो दिमाग लगाओ। अगर ये नोट की वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है, ये भी एक असेस्ट है, ये भी एक असेस्ट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, समझो। ये जो ये है ना, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है कि इन फ्यूचर में किसी भी दुकान पे कुछ भी लेने जाऊं तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे को वो 200 रुपए, मतलब ये 200 रुपए वैल्यू है, मेरे को ये 200 रुपए देना पड़े, ये 200 रुपए वैल्यू में दे सकूं, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहां से डिराइव होती है, आप बता सकते हो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भैया कहां से डिराइव होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर एक नोट पे, यहाँ पे एक लिखा होता है, ये आरबीआई गवर्नर ने लिखा है, किसने लिखा है, आरबीआई के गवर्नर ने। जो वो क्या लिखा है उसने मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं ग्राहक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है, क्या देता हूँ, क्या देता हूँ, इस पे एक एग्रीमेंट है, देखो इस पे साइन भी है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर किसी आपके पास नोट है ना, तो आप कभी भी नोट को अच्छे से ध्यान से देखना, यहाँ पर एक गवर्नर का साइन है। मैंने जैसा बताया एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट, ठीक है, एक गवर्नर का साइन है। उस गवर्नर के साइन की वजह से यहाँ पर देखो लिखा है, मैं ग्राहक को 200 रुपए अदा करने, मतलब सॉरी यार, मैं ग्राहक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, अब इसकी वैल्यू 200 रुपए हो गई। इसकी वैल्यू भैया आरबीआई के गवर्नर ने मुझे बोला है कि इसकी वैल्यू 200 रुपए है, इस कागज की वैल्यू 200 रुपए है, और इस कागज की वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, इस कागज की वैल्यू 20 रुपए है। मतलब ये जितने भी कागज आपको दिख रहे हैं, जितने भी कागज है, इन सबकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है, कहाँ से डिराइव होती है, आप बताओ मेरे को। इन सबकी वैल्यू गवर्नर के इस साइन से, इस एग्रीमेंट से, यहाँ पर स्टैंप लगा है, यहाँ पर साइन लगा है, इस वजह से इसकी वैल्यू डिराइव होती है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, समझो, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, समझ गए ना, एक एग्रीमेंट है कि भैया मैं 200 रुपए देने का, मतलब देने का वचन अदा करता हूँ, अदा करने मतलब वचन अदा करने का वचन देता हूँ। आप किसी भी दुकान पे जाओ, अगर ये नोट दिखाओगे तो वो 200 रुपए वैल्यू है, आप 200 रुपए का कोई वस्तु खरीद सकते हो। किसके वैल्यू पे, किसके अदा करने पे, ये आरबीआई के गवर्नर के वजह से, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर की वजह से। तो वही एग्रीमेंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है ना, जो ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जहां पे बायर और सेलर आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पे मैं ये चीज बाय करना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके लिए आपको एक वैल्यू देना पड़ता है, आपको एक वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे कि अगर 10 लाख की गाड़ी है भाई, अगर आप प्रीमियम दे रहे हो, अगर आप कभी भी गाड़ी, अगर देखो कभी भी आप गाड़ी बुक किए होगे, ठीक है, कभी भी आप एजेंसी पे गए होगे, गाड़ी बुक किए होगे, तो भाई गाड़ी बुक करने के लिए पैसा लगता है भाई। अगर 20 लाख, अगर कुछ एक अमाउंट लगता है, एक प्रीमियम लगता है, वो प्रीमियम आप चाहे जितना भी दो, वो प्रीमियम चाहे आप 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, तो ये जो है ना, अभी आपको भाई ये साइन का भरोसा नहीं है, ये वैल्यू का भरोसा है, ठीक है। अब ये बंदा आएगा इस पे अगले महीने, इसने मेरे को 5,000 रुपए दिया है, बुक किया है, अगले महीने जरूर आएगा, उसको एक भरोसा है, ठीक है। लेकिन अगर यही 5,000 अगर हम नहीं देते, फिर जाते ये लेने, तो आपको नहीं मिलता। समझ रहे हो ना बाबा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए ना, एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ भाई। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हो ना, तो ये भाई क्या ही बोलूं यार, कैसा दिमाग लेके बैठे हो। देखो समझो, एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है, मैं वचन, जैसा मैंने नोट का बताया, मैं
अब इसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है, इस 5,000 से डिराइव होगी। इस 5,000, इसकी वैल्यू 5,000 है, ठीक है। अभी 5,000 से मैं 10 लाख की गाड़ी लूंगा अगले महीने, ठीक है। अब अगले महीने चाहे प्राइस घटे या बढ़े, ठीक है। अगर बढ़ी तो मेरा प्रॉफिट है बाबा। अगर 11 लाख की गाड़ी है तो मैं 10 लाख की लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एग्रीमेंट लिया था 1 महीने पहले जब गाड़ी 10 लाख की थी। समझ गए फ्यूचर का क्या मतलब है? फ्यूचर एक एग्रीमेंट है कि मैं एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाय या सेल करूंगा। समझ गए? हाँ। तो अभी इस फ्यूचर का ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। 1848 में ये हुआ था, समझ रहे हो? 1848 में किसानों ने शुरू किया था ये ट्रेडिंग। आज से नहीं, 1848 में ये किसानों ने यही अपनी रिस्क को बचाने के लिए ये सब शुरू किया था कि गेहूं का रेट, जैसा कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, ठीक है। समझ गए ना? अभी थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बात करते हैं। देखो अभी ना, तो अभी देखो थोड़ा सा ना, अभी फ्यूचर के ना स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या है? देखो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो बाय या सेल का, तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। क्या होता है? उसका एक एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी डेट होता है। बाय, मैंने बोला ना एक स्पेसिफिक डेट पर आप बाय या सेल करोगे तो वो स्पेसिफिक डेट आने के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। आपने जो 5,000 वो 1 महीने का बाद का दिया है, आप 1 साल बाद जाओगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी वो, ठीक है। समझ रहे हो? आपने 1 महीने का एग्रीमेंट किया है, 1 महीने के एग्रीमेंट की वजह से आपने उसको 5,000 दिया है, तो अगर 5,000 ये, तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, फ्यूचर का एक एक्सपायरी डेट होता है, उस एग्रीमेंट का एक एक्सपायरी डेट होता है। समझ गए? उस डेट में वो एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाएगा। समझ गए? अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। अब और हाँ, लॉट साइज देखो, लॉट साइज में क्या बता रहा हूँ कि देखो सबका अलग अलग लॉट साइज होता है। जैसे कि आपने निफ्टी का 15, 20, 25, बैंक निफ्टी का 15, सेंसेक्स का 10, ये सब एक लॉट साइज होता है, ठीक है। क्योंकि आपको उसमें लेवरेज का थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको एक लॉट साइज मिलता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स पर। जैसे आपने मान लो रिलायंस का शेयर लिया, ठीक है। अगर रिलायंस का शेयर आप सोच रहे हो बढ़ेगा घटेगा, तो आप एक रिलायंस का शेयर नहीं ले सकते, ठीक है। उसका एक लॉट बना है, वो कितने का लॉट बना है उसका, अभी आपको मैं सब कुछ एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो उसका कितने का एक लॉट है, 250 का लॉट है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप एक साथ 250 का ही बाय कर सकते हो। अभी के लिए समझो कि एक लॉट साइज होता है, ठीक है। मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो? चलो अभी आगे बात करते हैं टिक साइज। टिक साइज देखो, मिनिमम प्राइस कितना कम बढ़, मतलब मिनिमम प्राइस कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो टिक प्राइस का मतलब 0.01 पॉइंट, ये जो है ना, ये टिक प्राइस है, ठीक है। इतना प्राइस घट बढ़ सकता है मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है, लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ 1 से 2। फिर अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो भैया, जो भी आपको स्टॉक खरीदना है, जो भी आपको कुछ खरीदना है, तो उसके लिए मार्जिन जरूरी रहता है। समझ रहे हो? मार्जिन तो जरूरी है, बस एक नॉर्मली समझ लो, मार्जिन तो जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस किस पर हो सकता है। जैसे कि कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। स्टॉक्स, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ले सकते हो। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सबसे इन सब का भी फ्यूचर ले सकते हो। तो बहुत सारे है जिसके फ्यूचर्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको फ्यूचर समझ में आ गया होगा। तो अभी अपन बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। देखो ऑप्शन भी एकदम सिंपल है यार, बस दिमाग खोल के समझो, ऑप्शन भी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ऑप्शन का देखो, ऑप्शन क्या है? सबसे पहले अगर ऑप्शन आप समझते हो, ऑप्शन आप सुनते हो, तो आपके मन में क्या आता है? चॉइस, ठीक है। अभी इसमें आपको चॉइस मिलता है। उसमें आपको फ्यूचर में जो भी एग्रीमेंट था, जैसे फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर आपको बाय या सेल करना ही पड़ता है, उसमें मजबूरी है आपकी, ठीक है। उस पर आपको मजबूरी है। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शंस में क्या रहता है? आपको चॉइस होता है। चॉइस क्या रहता है? अभी समझो पहले इसका डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। समझो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक, देखो, जो होल्डर को एक अंडरलेइंग प्राइस, ठीक है, अंडरलेइंग असिस्ट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे बाय या सेल करने का मौका देता है। मतलब जो प्री डिटरमाइंड एक स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, एक छोटा सा प्रीमियम पे आपको खरीदने या बेचने का मौका देता है, ठीक है।
समझ रहे हो, देता है हाँ, लेकिन आपको हक देता है, लेकिन आपको मजबूरी नहीं देता है। समझ रहे हो, मजबूरी नहीं है आपको खरीदना ही है, बेचना ही है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, जैसा कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपको समझ में आ गया ना। कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपको खरीदना है बेचना है, ठीक है। अभी इसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो घंटा समझ में आने वाला है आप लोग को। तो देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक आपने मूवी का टिकट लिया, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी लगी, सुना आपने, मूवी का टिकट लिया। अभी 200 रुपए का जो 200 रुपया जो 100 रुपया है वो प्री डिटरमाइंड प्राइस है, ठीक है। पूरे मूवी का एक प्राइस, एक छोटा सा प्राइस है, समझ रहे हो। प्री डिटरमाइंड प्राइस जो इसका स्ट्राइक प्राइस होता है, ऑप्शन का एक स्ट्राइक प्राइस होता है, प्री डिटरमाइंड जिसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं हम, वही समझो। एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। हाँ, सिनेमा है, सिनेमा में आप पिक्चर देखने गए, उसका एक टिकट लिए हो, तो उसका जो टिकट लिए हो पूरे वैल्यू का, जो आप पूरा 2 घंटे बैठ के देखोगे, उसका एक जो अपने चार्ज दिया है वो एक स्ट्राइक प्राइस है, वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस है, ठीक है। वो एक स्ट्राइक प्राइस है, वो वैल्यू है, वो समय अनुसार घटती जाती है, ठीक है। अभी समझो समझो, देखो आपने मूवी देखना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी मूवी का टिकट तो ले लिया, लेकिन आपको अगर मूवी बीच में अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, मूवी आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या काम करते हो भाई, अपने को मूवी पसंद नहीं आ रही है तो मूवी देखेंगे नहीं, ठीक है, निकल जाते हैं। लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है बाबा कि मैंने 200 रुपये दे तो मेरे को भाई किसी ने यहाँ पे गन ले गए, भाई तेरे को, तूने मेरे को 200 दिया तो तू पूरी मूवी देखेगा, ठीक है, पूरी मूवी देखेगा। समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका चाहे जब मन करे आप निकल जाओ, आपका चाहे जब मन करे। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई बैठे रहो, देखते रहो मूवी, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप निकल जाओ, ठीक है, निकल जाओ। समझ रहे हो। तो वो जो प्राइस है, वो जो आपने चार्जेस दिया है मूवी देखने का, वो स्ट्राइक प्राइस है। ऑप्शन का भी स्ट्राइक प्राइस होता है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, ठीक है। ऑप्शन देखो, सबसे पहला देखो समझ लो, ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक कॉल एक पुट, ठीक है। कॉल का क्या मतलब होता है, कॉल ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, कुछ भी जाएगा, कोई भी ऑप्शन ले लो आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर का या फिर इंडेक्स का। तो आपको जब लगता है कि भाई इसका शेयर ऊपर जाएगा तो आप एक वैल्यू लेते हो, आप एक स्ट्राइक प्राइस देते हो भाई, एक चार्जेस देते हो कि भैया इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो शेयर का प्राइस जाएगा ना, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने बताया, डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव का जो प्राइस होता है, डेरिवेटिव का जो प्राइस होता है वो किस पर निर्भर करता है, अंडरलाइंग असेस्ट पर, ठीक है। अब अंडरलाइंग असेस्ट क्या है, गोल्ड सिल्वर जैसे कि स्टॉक्स कमोडिटीज जो भी है, तो वही चीज डेरिवेटिव है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, तो जब ऑप्शन एक डेरिवेटिव है तो ऑप्शन की वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है, अंडरलाइंग असेस्ट से। अब वो असेस्ट चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, चाहे पर्टिकुलर कोई इंडेक्स हो, समझ रहे हो। उसके अगर वो इंडेक्स बढ़ता है, मान लो रिलायंस का शेयर लिया आपने, तो रिलायंस का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, रिलायंस का एक कॉल लिया, ठीक है, रिलायंस का कॉल लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो रिलायंस का जो कॉल लिया उसकी जो वैल्यू है वो कैसे घटेगी बढ़ेगी, कैसे घटेगी बढ़ेगी, जब रिलायंस का शेयर घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। अगर रिलायंस का शेयर ऊपर जाता है तो आपने जो कॉल लिया है वो कॉल की प्राइस भी बढ़ेगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर नीचे जा रहा है तो आप निकल जा, और नीचे जा रहा है तो फिर आपके प्राइस पे भी अफेक्ट करेगा, आपके प्राइस का भी प्राइस गिरेगा। समझ रहे हो, कॉल ऑप्शन अगर आपने लिया है तो उसका प्राइस किसके वैल्यू पे, किसके मतलब उसका वैल्यू कैसे डिफाइन होता है, उसके अंडरलाइंग असेस्ट पर, ठीक है। आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर बैंक निफ्टी का कॉल पुट ले रहे हो, तो बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी कैसे असेस्ट कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी का जो आपने कॉल पुट लिया, जो स्ट्राइक प्राइस पे लिया है, उसका घटना बढ़ना कैसे हो रहा है, बैंक निफ्टी की वजह से हो रहा है। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक से असिस्ट है, तो उनकी वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो रही है तो आपके जो ऑप्शन खरीदा उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी। समझ रहे हो। हाँ, लेकिन इसमें आपकी मजबूरी नहीं होती, हाँ समझ रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी मजबूरी नहीं होती, आपको मूवी देखने गए, देखो नहीं अच्छी लग रही है निकल जाओ। हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया कॉल और पुट, बाय और एक बायर होता है एक सेलर होता है, तो इसमें सेलर की मजबूरी होती है, जिसने आपको टिकट दिया, समझो जिसने आपको मूवी का टिकट दिया, ठीक है। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने मूवी का टिकट दिया, मूवी का टिकट ले लिया और मूवी देखने गए तो वहां पे कोई नहीं है, ठीक है। अब जब कोई नहीं है, आप कोई नहीं है, आप देखो जो आप जैसे समझो, सॉरी, अगर आपने टिकट लिया है और अगर आप सिनेमा में गए हो, अगर वहां पे कोई नहीं है मूवी देखने वाला, ठीक, आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले हो,
तो भी सिनेमा वाले की मजबूरी है कि आपको मूवी दिखाना है, क्योंकि आपने एक प्रीमियम लिया है भाई, उसकी मजबूरी है, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है, उसकी मजबूरी है। अब भाई एक बंदे की वजह से वो इतना बड़ा सब इलेक्ट्रिक बिल भाई चार्जेस वर्जेस बहुत बड़ा हो जाता है, उसका नुकसान होगा, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको करना ही पड़ेगा। अगर मूवी उस टाइम पे चालू करना है तो उसको चालू ही करना पड़ेगा, चाहे एक ही बंदा देखे। समझ गए ना? चाहे एक बंदा देखे, उसकी मजबूरी है, उसने क्योंकि आपने एक प्रीमियम दिया है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे उस पर लिखा है भाई मेरे को इस पे इस टाइम पे इस मूवी देखना है, मैंने इसके लिए इतना पैसा दिया है। समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो भाई? अभी वही टिकट, वही ठीक है, चलो टिकट का नहीं समझ में आया, समझ ठीक है, पहले एक बात देखो, वही टिकट का आपने एक पैसा दिया है मूवी देखने के लिए, और वो मूवी देखने के लिए जो प्रीमियम दिया है भाई, प्रीमियम दिया है, उसकी वैल्यू है, उसको उस वैल्यू की वजह से चलाना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू जाके आप ये टिकट जाके भाई किसी की कंप्लेन कर दो, भाई मैंने एक एग्रीमेंट बनाया था, मैंने एक टिकट बुक किया लेकिन इसने मूवी चलाया नहीं, तो आप जाके कंप्लेन कर दो, उसके पास कंप्लेन होगी, उसकी मजबूरी है, उसको मूवी चलानी पड़ेगी, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। ऑप्शंस में यही होता है, आपकी मजबूरी नहीं होती है। आप चाहे कोई भी स्ट्राइक प्राइस लो, बाय सेल करो, आपकी मजबूरी नहीं है। आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया वो भी ठीक है, ठीक है, आप चले जाओ, आपको कोई यहाँ पे नहीं करके रखा है। अभी जैसा एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आपने ट्रेन की टिकट ली है, ठीक है, आपने एक प्रीमियम दे दिया, आपने एक प्रीमियम देकर ट्रेन का टिकट लिया है, अब आपकी मर्जी है, आप जाओ चाहे मत जाओ, आपको कोई तो ये बंदूक तान के नहीं बोला है भाई तूने टिकट लिया है तो तू जाएगा ही, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, वही ट्रेन वाले वही, तो अगर आपको जाने का ही मन है तो आप जाओ, नहीं जाने का मन है मत जाओ, नहीं जाओगे ट्रेन फिर जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं भी करते हो तो आपके सीट पे कोई, अगर आपके सीट पे कोई आप दूसरे को भेज दो, दूसरे के सीट पे, आपके सीट पे कोई बैठेगा नहीं, आपके कॉन्ट्रैक्ट है, आप कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऑप्शन एक चॉइस है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन मजबूरी नहीं है, ऑप्शन एक चॉइस है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ यार, एकदम डिटेल में समझाता हूँ आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको एक जमीन खरीदनी है, ठीक है, आपको एक जमीन खरीदनी है, समझो एक जमीन है, ठीक है, आपने एक जमीन है, अब आपको कहीं से चोरी से खबर मिली है, कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, ठीक है। अब आपने दिमाग लगाया एयरपोर्ट बनेगा, फिर हाईवे बनेगा, फिर वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, सब कुछ खुलेगा, तो भाई उधर की जो ग्राउंड लेवल, मतलब जो उधर का लैंड लेवल है, मतलब लैंड का प्राइस है ना, वो बढ़ जाएगा, जमीन की प्राइस बढ़ जाएगी। और जिसकी जमीन है फिर वो आप जाते हो उससे बाय करने के लिए, आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद बाय करने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बाय कर लेते हो, ठीक है, ये एग्रीमेंट ले लेते हो, बाबा मेरे को 50 लाख की जमीन है, अगर आपको जैसे कि उड़ती उड़ती खबर आई है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा तो 50 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, तो आप 50 लाख का एग्रीमेंट बनाते हो। भाई मैं अभी एक आपको अमाउंट दे दे रहा हूँ, 5 लाख रुपया दे दे रहा हूँ इस जमीन का, ठीक है, एक इस जमीन का कितना आपको 5 लाख रुपया दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपया मैंने दिया है, किस चीज के लिए दिया है? इस जमीन के लिए। एक एग्रीमेंट बनाया, उसकी वैल्यू है 5 लाख। अभी जो सामने वाला बंदा है ना, उसको नहीं पता है, उसने बेच दिया, उसने एग्रीमेंट ले लिया, ठीक है, उसने एग्रीमेंट ले लिया। अगर यहाँ पर बनता है, ठीक है, अब ऐसा अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, ठीक है, अभी जो इस बंदे ने 5 लाख दिया था, इसका कहना सच हो गया, तो अभी इसकी मजबूरी है, इसने एग्रीमेंट दिया है, इसने एग्रीमेंट बनाया कि मेरे को जमीन बेचेगा, तो उस टाइम बेचेगा ही, चाहे इसका नुकसान ही क्यों ना हो। समझ रहे हो? चाहे इसका नुकसान ही क्यों ना हो, उसने एक एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है, समझ गए ना? चलो अब देखो, अब आगे थोड़ा सा और बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब जब आपको ये लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन लेते हो, जब आपको ये लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन लेते हो। मार्केट बोल रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्टिकुलर मार्केट नहीं है, एक एग्जांपल, एक इंडेक्स भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है, कुछ भी कमोडिटी भी हो सकता है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉल और पुट होता है कि जब आपको लगे ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेते हो, जब आपको लगे नीचे जाएगा तो आप पुट लेते हो, ठीक है। हाँ, इसकी भी एक एक्सपायरी होती है, ठीक है, इसकी हर हफ्ते एक्सपायरी होती है। जो मैंने फ्यूचर बताया, ठीक है, जो मैंने फ्यूचर बताया उसकी महीने की लास्ट में गुरुवार को एक्सपायरी होती है, ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्सपायरी होती है ये हफ्ते में होती है, मतलब
सबकी एक एक्सपायरी होती है, हफ्ते में क्या सबकी एक एक्सपायरी होती है, वो आपको वहाँ पे डेट पे पता चल जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लो तो उसकी एक एक्सपायरी होती है, समझ गए ना। उसका एक लॉट साइज होता है, मैंने ये भी बताया, उसका टिक प्राइस भी होता है, मैंने ये भी बताया। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है समझो। स्ट्राइक प्राइस वो ये होता है जो अंडरलिंग असिस्ट का प्राइस होगा, उसी के वैल्यू के हिसाब से बाय या सेल का ऑप्शन का प्राइस डिराइव होगा, डिफाइन होगा, समझ रहे हो। हाँ समझ गए ना। चलो अब आगे क्या है, अब आगे एक्सपायरी डेट तो मैंने बताया, हर एक चीज का एक्सपायरी है, पर्टिकुलर डेट को एक्सपायर हो जाएगा। देन उसके बाद क्या बताया मैंने, प्रीमियम। क्या बताया, प्रीमियम। आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम देना पड़ता है। मूवी देखनी है नहीं देखनी है उसका एक प्रीमियम दो, जो भी है आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। अब वो एट द मनी हो, आउट द मनी हो, इन द मनी हो, वो आपको आगे समझाऊंगा मैं दूसरे वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, क्या है। माइंडसेट खोलो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को अच्छे से समझो, अच्छे से जानो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा क्या है कैसा है। तो एक छोटा सा मैं समरी दे देता हूँ फिर से आपको। फ्यूचर क्या है आपको समझ में आएगा। फ्यूचर एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको ये बता मतलब ये हक देता है कि एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर आप कोई भी चीज बाय या सेल करते हो, उसमें आपकी मजबूरी होती है, ठीक है। लेकिन वही बात अब ऑप्शन की करते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी एक एग्रीमेंट होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे लेना और एक स्पेसिफिक डेट पर खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें आपको मजबूरी नहीं होती है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर में आपके पास मजबूरी है, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास मजबूरी नहीं है। आपका मन है तो देखो, क्योंकि आपने एक छोटा सा प्रीमियम दिया है, ठीक है। और जो फ्यूचर है आपको उस पर पूरा पेमेंट लगभग देना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो चलो इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल में अभी समझता हूँ, जो भी बात मैंने अभी अभी की है उसे थोड़ा प्रैक्टिकल में, नहीं प्रैक्टिकल में समझने से पहले यार थोड़ा सा अभी बात ये कर लेता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन पे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट में क्यों है, अगर हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। भाई देखो बहुत फर्क पड़ता है यार, समझो, ठीक है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में से निकाल दोगे ना भाई, जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो जाएगा। शेयर का प्राइस बढ़ना या घटना ना एक रिस्की हो जाएगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कब गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये जो आपको ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, ये हेजिंग के लिए यूज होता है, किसी भी चीज को संभालने के लिए होता है। अगर गिरने वाला है तो गिरने से पहले हेज करके ना उसको उसी जगह पे एक स्टेबल किया जाता है। तो अगर कोई बोलता है ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भाई उसको कुछ एक घंटा कुछ नॉलेज है फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो आपको ज्ञान देगा। समझो ये सब चीजें ना समझने की बात है, समझने की कोशिश किया करो कोई भी चीज, समझ रहे हो। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसा नहीं बंद नहीं होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन कम ज्यादा ये सब हो सकता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ना वो हेजिंग के लिए काम आता है। किसी भी चीज को स्टेबल, अगर ये निकल जाएगा ना मार्केट में, वॉलिडिटी नहीं आएगा, लिक्विडिटी नहीं आएगा, जिससे बाय सेल नहीं हो पाएगा, मार्केट अचानक से गिर सकता है, मार्केट मतलब बहुत कुछ हो सकता है भाई। एक इकोनॉमी स्टेबल, एक मार्केट को स्टेबल करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही बड़ा मार्केट है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ 5 मिनट में, और 5 मिनट वीडियो बड़ा हो जाएगा तो क्या हुआ, लेकिन आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल में। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, अभी चलते हैं प्रैक्टिकल पे क्या करते हैं, चलो। तो गाइस अभी तक जो भी आपने सुना, जो भी आपने देखा कि फ्यूचर ऐसा है, फ्यूचर ऑप्शन ऐसा है, तो अब उसे थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसा है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब कहाँ से कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने ब्रोकर अकाउंट पे लेके चलता हूँ, जो कि जीरोधा का है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, लेट्स ओपन दैट। ये देखो मेरा जीरोधा का ये डीमेट अकाउंट मतलब ब्रोकर अकाउंट है। तो इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप सर्च कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे देख सकते हो। अभी सबसे पहले जैसा कि मैंने फ्यूचर की बात की थी, तो आपको मैं फ्यूचर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर का क्या। अभी अगर आप मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट मैंने जीरो कर दिया, सब कुछ वॉच लिस्ट खाली कर दिया है, तो आप देख सकते हो। फिर अभी अपन चलो एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर अपने को फ्यूचर लेना तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का लेके देखते हैं। पर्टिकुलर स्टॉक, अभी पर्टिकुलर स्टॉक मान लो रिलायंस का देख लेते हैं। तो कोई नहीं, रिलायंस का यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, चलो अच्छा पूरा लिख देता हूँ, सॉरी। रिलायंस का यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है, राइट साइड में देखोगे, ये देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पर देखो एनएससी लिखा है, बीएससी लिखा है।
ठीक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अपना ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसके नीचे, यहाँ पे आगे ये देखो, ये रिलायंस अगस्त फ्यूचर, रिलायंस अगस्त फ्यूचर, रिलायंस सितंबर फ्यूचर और रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर। ठीक है, देखो ये मैं आपको बता दूं, हर 3 महीने का साइकिल होता है, तो 3 महीने तक ये फ्यूचर देख सकते हो आप, अगले 3 महीने का ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे तीन तीन महीने का ही आपको दिखेगा, जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, आपको दिख रहा है ना एकदम साफ साफ। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं अपन, अक्टूबर, नवंबर, और इसको ऐड कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रिलायंस अगस्त 29 कॉल दिया है, पुट दिया है, ये सब जो दिया है, इसको भी बात की बात करते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, क्योंकि ये जो है ये ऑप्शन का है, ये फ्यूचर का नहीं है, ये ऑप्शंस का है। तो इसको ऑप्शन में समझेंगे। पहले अपन अब ये रिलायंस का ऑप्शन फ्यूचर समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो रिलायंस का एक का शेयर का प्राइस का कितना है। मैंने जो ये अंडरलिंग असेस्ट बोला ना, अंडरलिंग असेस्ट, और ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपने जो ये रिलायंस अगस्त फ्यूचर देख रहे हो, रिलायंस सितंबर फ्यूचर देख रहे हो, रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर देख रहे हो, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, समझ रहे हो, ये सबके सब कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो है ना ये अंडरलिंग असेस्ट है, रिलायंस जो है ना वो अंडरलिंग असेस्ट है। इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है। अगर इसकी वैल्यू आप देखोगे ना, यहाँ पे चार्ट खोल देता हूं मैं, इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू चल रही है 2,924 रुपए, इसकी वैल्यू चल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो 2,924 रुपए इसकी वैल्यू चल रही है, एक शेयर की प्राइस वैल्यू चल रही है। ठीक है, अगर वही अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की प्राइस देखेंगे, तो यहाँ पर देखो 2,924 एकदम सेम चल रहा है, क्योंकि ये अगस्त का, अगस्त चालू है, ये अगस्त के लास्ट में ना, ये अगस्त के लास्ट गुरुवार को ना ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका लास्ट डेट चल रहा है, मतलब लास्ट समय चल रहा है, तो इसका प्राइस लगभग सेम चल रहा है। और इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं कितनी लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये खरीदने वाले इतने 2,81,000 खरीदने वाले, 6.5 लाख बेचने वाले। तो इसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, इसमें आप खरीद बेच सकते हो, अच्छे से खरीद बेच सकते हो। अब यही बात करते हैं रिलायंस सितंबर फ्यूचर की, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुको, आ, अच्छा मैंने कैंसिल कर दिया क्या? सॉरी फॉर दैट, मैं एक मिनट फिर से ले लेता हूँ उसको। आ, हाँ, रिलायंस अगस्त फ्यूचर मैंने वापस कर दिया था ना, यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी बैक करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो मैंने लिया है, आ, अबे यार, हम्म अभी देखो यहाँ पे रिलायंस का सितंबर फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर। तो ये जो भी है ना, ये हर 3 महीने का साइकिल होता है। तो ये आपको, मतलब जो भी आपको दिख रहा है अगस्त फ्यूचर, तो ये अगस्त के लास्ट महीने गुरुवार को, हर गुरुवार को कोई फ्यूचर अब मतलब एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, अभी इसको अगर देखो, अभी मैंने जो आपको लेवरेज वाला मार्जिन समझाया था, तो लेवरेज का एग्जांपल देता हूँ। लेवरेज का क्या है सीन है, देखो अभी यहाँ पे मैं इसे बाय करके देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक शेयर की प्राइस बाय करने जाऊंगा, तो मेरे को एक शेयर, देखो एक क्वांटिटी मिलती है यहाँ पर देखो। हाँ, यहाँ पर देखो रिलायंस का एक शेयर अगर मैं लेता हूँ 2,929 का, 23 का पड़ेगा, मेरे को एक शेयर पड़ेगा 2,923 का एक शेयर पड़ेगा। ठीक है, अभी भी एक शेयर का प्राइस 2,000। ठीक है, मैं एक शेयर बाय कर सकता हूँ, एक शेयर पर्टिकुलर एक शेयर भी मैं बाय कर सकता हूँ। अगर वही बात मैं करूँ इसके फ्यूचर की, अगर मैं इसके फ्यूचर को बाय करना चाहूँ, जैसे मान लो मैं अगस्त के फ्यूचर को बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो इसके फ्यूचर को 250 क्वांटिटी, मेरे को 250 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, एक क्वांटिटी नहीं, 250 क्वांटिटी। और वो भी देख लो कि मैंने ये 250 क्वांटिटी क्या है, ये लॉट है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया कि लॉट साइज होता है किसी भी स्टॉक का, किसी का, तो उसका एक लॉट साइज होता है, आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते। हाँ, आप देखो यहाँ पे ये 51, 2,000, अगर सोच रहे हो 251 खरीद लूँ, तो वो भी नहीं खरीद सकते, अगर मैं बाय करूँ नहीं होगा। यहाँ पे एंटर द वैलिड, इसके मल्टीप्लाई डाल सकते हो, 250 का मल्टीप्लाई 500 होता है, 500 से फिर 750, ऐसा खरीद सकते हो आप, एक दो 25 ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं 250 ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मेरे को कितने की पड़ेगी, अगर एक क्वांटिटी में फ्यूचर की बाय करना चाहता हूँ, तो मेरे को कितने का पड़ेगा वो देखो। यहाँ पर देखो 1,29,087 रुपए मेरे को एक फ्यूचर का पड़ेगा, जिसमें मेरे को 250 क्वांटिटी, फ्यूचर में 250 क्वांटिटी। अभी थोड़ा सा प्राइस पे फोकस करना, यहाँ पर जो लिखा है 1,29,087 रुपए, ये क्या लिखा है इस पे गौर करना। ये इसकी वैल्यू क्या इतनी आएगी, मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ। अभी चलो इसको इधर करते हैं और इसको बाय करते हैं। ठीक है,
इसको देखो यहाँ पे रिलायंस, अगर मैं पर्टिकुलर रिलायंस का शेयर वहां पे 1,29,000 का पड़ रहा था, 1,23,000 का पड़ रहा था। अभी यहाँ पे अगर मैं 250 क्वांटिटी बाय करता हूँ तो देखो कितने का पड़ता है, 250 क्वांटिटी 7.5 लाख, 7,31,000। और वहां पे आप 250 क्वांटिटी फ्यूचर का बाय कर रहे थे, दोनों का सेम प्राइस है, लेकिन वहां पे आपको लेवरेज मिलता है। क्या मिलता है? लेवरेज। जो मैंने आपको बताया था कि बोरो पैसा करना पड़ता है, ये वो सीन। तो वो उसमें लेवरेज मिलता है आपको कम। देखो यहाँ पे 5 टाइम, लगभग 5 टाइम आपको कम पैसा, 5 टाइम 3 to 4 टाइम आपको कम पैसा देना पड़ रहा है अगर आप 250 क्वांटिटी शेयर्स खरीदते हो। ये लाइफ टाइम के लिए। देखिए जो शेयर्स खरीदोगे ना वो लाइफ टाइम के लिए। अगर मैं ब्रोकर कर रहा हूँ तो ये भाई लाइफ टाइम के लिए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, अगर मैंने शेयर बाय कर लिया तो वो रहेगा। जो अब अगर मैं जाऊंगा तो किसी नॉमिनी के पास ऐसा होता है। लेकिन जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन देख रहे हो ना, ये रिलायंस फ्यूचर सितंबर अक्टूबर अगस्त, तो ये सब का एक एक्सपायरी है, इसका एक्सपायरी नहीं है, शेयर का एक्सपायरी नहीं होता है। अगर मैं 250 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, कितने भी बाय करूँ, तो वो जन्मों जन्म तक रहेगा। जब तक ये शेयर मार्केट, और जब तक मैं, मतलब जब तक रहेगा तब तक ये मेरे अकाउंट में रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं अभी वही देखो यहाँ पे, तो इसलिए 7.5 लाख रुपए। लेकिन जब मैं फ्यूचर को बाय करता हूँ, अगर मैं फ्यूचर को बाय करता हूँ तो यहाँ पर देखो 250 क्वांटिटी कितने की पड़ रही है, 1,29,000। क्यों? क्योंकि इसमें लेवरेज मिलता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, ये लाइफ टाइम नहीं रहेगा। ये अगस्त के ये अगस्त के लास्ट गुरुवार को एक्सपायर हो जाएगा। समझ रहे हो? लास्ट गुरुवार को ना एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सीन है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्यूचर है। ठीक है, भी यहाँ पे कई सारे बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर हो सकते हैं, कमोडिटी मार्केट करेंसी के भी फ्यूचर हो सकते हैं, बहुत सारे फ्यूचर है। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसा फ्यूचर होता है। ठीक है, ये और जो मैंने बताया कि ये अंडरलाइंग असेस्ट है, ये डेरिवेटिव, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट है। अगर घटेगा बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो इसी प्राइस के हिसाब से लॉस होगा। हाँ, इसकी जो ये देखो, अभी ऑप्शन में कैसा होता है कि आपको एक्सपायरी के दिन जो प्राइस है वो जीरो हो जाता है। अगर आपके अंडर में तो नहीं है, नहीं तो जीरो हो जाता है। ये प्राइस जीरो नहीं होगा, ये प्राइस जितने भी ये खत्म हो जाएगा। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होके आपका सेटलमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए ना? अभी ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन को समझते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन पे जाते हैं अपन। ऑप्शन, ठीक है, अभी ऑप्शन मान लो मैं ले लेता हूँ, इंडेक्स का ले लेता हूँ, निफ्टी का ले लेता हूँ। अगर मैं निफ्टी का जाऊंगा तो ये देखो फ्यूचर इसका भी है, निफ्टी अगस्त फ्यूचर, निफ्टी सितंबर फ्यूचर, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखो लिखा है 8 अगस्त कॉल, 24,000 कॉल। इस सबको मैं प्लस करके देखता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसका सब अगस्त का, ये देखो कॉल पुट इसका भी बाय किया जाता है। ये देखो इसका एक्सपायरी कहाँ है, 8 अगस्त को इसका एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे डेट भी दिया है। आप इसको कैसे सर्च कर सकते हो? आप जैसा कि अभी जो मार्केट चल रहा है, जैसा कि अभी आप, सॉरी मैंने रिलायंस का खोल के रखा है ना, एक सेकंड, मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स मैंने ऐड नहीं किया। अभी देखो यहाँ पर मैंने रिलायंस का ऐड कर लिया है चार्ट। रिलायंस कितने पे चल रहा है? 24,300, 24,076। ठीक है, अगर आपको यहाँ से लगता है कि मार्केट गिरता है तो ठीक है, आप पुट बाय करो। यहाँ पे पुट ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखो, जैसा मैंने कहा, एक दो ही ऑप्शन होता है, कॉल या तो पुट। यहाँ पे मजबूरी नहीं है, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। 24,000 चल रहा है तो आपको किसका प्रीमियम है? 127 रुपए जो इसका प्रीमियम है, जो मैंने आपको पहले बताया। आप इसमें दो होता है, कॉल होता है, पुट होता है, दो ही होता है, कॉल करो या तो पुट करो लो। मार्केट अगर सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, तो आप कॉल लेते हो। अगर सोचते हो मार्केट नीचे जाएगा, मतलब निफ्टी 50 नीचे जाएगा, तो आप पुट लेते हो। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये भी देखो कैसे, ये भी लॉट साइज में बाय होता है। मैं कोई भी, चलो एक कॉल बाय करके दिखाता हूँ। कॉल बाय करता हूँ, देखो 25 का क्वांटिटी मिलेगा। मैं एक नहीं बाय कर सकता, मतलब 25, 156 × 25 तो कितना हुआ? 156 × 25 3,890 रुपया। मेरे को टोटल 3,908 रुपया 90 रुपया देना पड़ेगा। और हाँ, अब ये देखो निफ्टी 50 जो है ना, ये असेस्ट है। हाँ, ये अंडरलाइंग असेस्ट है। अब इसकी वैल्यू से ये सब की वैल्यू डिराइव होगी। ठीक है, ये डेरिवेटिव, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट है यार। समझो, ये सब के सब एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसकी वैल्यू से इस सब की वैल्यू डिराइव होगी, इन सब की वैल्यू समझ में आएगी, इन सब की वैल्यू आपको, मतलब इसकी प्राइस की वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो इस कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, कॉल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। अगर इसकी प्राइस नीचे जाती है तो पुट ऑप्शन का पुट बढ़ेगा, कॉल पुट बढ़ेगा नीचे। समझ रहे हो? तो ये सबका भी एक एक्सपायरी होता है, ये सबका लॉट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। आप ऐसे देख सकते हो ये सबका, इनके हर हफ्ते एक्सपायरी होता है। निफ्टी का जैसे आप ट्यूसडे को देख लो, अभी तो नया रूल्स आ रहा है तो उसमें देखो क्या होता है, कैसा होता है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही था निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ गए। तो गाइस ये था फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिटेल्ड वीडियो। आई होप आप सबको यार समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मानता हूं, लेकिन आपको आई होप अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया भाई, मैं इस पे और वीडियो लाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपका दिमाग खुला कि फ्यूचर एंड ऑप्शन नाम की भी एक चिड़िया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन नाम की भी चिड़िया क्या खाती है, क्या कैसे करती है, मतलब क्या क्या उसमें होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे, सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है, सब कुछ बता दिया आपको। आप धीरे धीरे ना एक एक टॉपिक को एक एक, मतलब देखो, मैं एज अ ऑप्शन बायर मैं आपको ना हर एक चीज ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज आपको मतलब डिटेल में बताऊंगा यार। ऐसा नहीं है उड़ता उड़ता तीर दे दूंगा आपके कान में, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, मतलब अच्छे से बताऊंगा, सिंपल में बताऊंगा आपको, ऐसा मतलब सब समझ में आएगा यार। देखो ये वीडियो मैंने बताया आपको समझ में आया ना, अगर आपने पूरा देखा तो समझ में आया होगा यार। तो देखो, अगर ये वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी डाउटफुल हो रहा है, कुछ भी जैसा कि ठीक है आपको एक पॉइंट नहीं समझ में आया, तो भाई आप बिंदास इस कमेंट बॉक्स में, भाई ये जो कमेंट बॉक्स नीचे दिया है ना, इस कमेंट बॉक्स में भर दो यार अपने कमेंट, क्वेश्चन करो भाई, मुझसे क्वेश्चन करो यार। क्या क्या मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं करते भाई, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो ना कि ये भाई ऐसा बता, पूछो यार। अभी काहे की लाया शर्म भाई, पूछ सकते हो क्या क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है, सब कुछ बताऊंगा यार, एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, एक एक पॉइंट को कंप्लीटली डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा। तो चलो, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उससे यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उससे मैं और थोड़े से अच्छे से और मतलब और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, और अच्छी अच्छी आपको बातें बताऊंगा, समझाऊंगा शेयर मार्केट के बारे में। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अच्छे अच्छे गर्म टॉपिक की वजह से, ऑप्शन और स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। और अगर मुझे ये, अगर आप इस मतलब और समझेंगे यार, चलो ठीक है और समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम एवरीवन।